दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में मैं प्रमुख राजवंश संस्थापक और उनकी राजधानियों को डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, है ना। जो लूसेंट में लास्ट में मॉडर्न हिस्ट्री में जो लास्ट में फैक्ट बना हुआ है दोस्तों, बना हुआ है, उसको मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों, जिसमें हम प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक कौन थे और उन्होंने कौन सी राजधानी बनाई थी, किस वंश की कौन सी राजधानियां थी या राजधानी थी, वो मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, है ना, धमाकेदार तरीके से। प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। विजिट करके आप वहाँ पे जो मैंने लेक्चर्स पढ़ा चुका हूँ उनको भी देख सकते हैं दोस्तों। यह लेक्चर किसके द्वारा दिया जा रहा है? मेरे द्वारा दिया जा रहा है। माय नेम इज क्या है? विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करेंगे। इधर साइड देखो राजवंश दिए हुए हैं, इधर संस्थापक दिए हैं, इधर राजधानी दी हुई है और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करूंगा मैं, जिससे आपको याद रखने में आसानी जाए। तो आइए शुरू करेंगे ज्यादा बातें ना करते हुए। दोस्तों देखो, यहाँ सामने में 7, यहाँ पे सामने में 7 राजवंश लिखे हुए हैं दोस्तों। ये हर्यक वंश से लेके सातवाहन वंश तक ये 7 राजवंश लिखे हैं दोस्तों, है ना। ये 7 राजवंशों ने मगध पर शासन किया है दोस्तों। कहां पर? मगध पर शासन किया है दोस्तों। तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको मगध के बारे में दे देता हूं कि मगध क्या था दोस्तों, है ना। तो मगध के बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि ये 7 राजवंशों ने मगध पर शासन किया है, तो अपने को थोड़ी सी जानकारी होना कि मगध क्या था। तो दोस्तों, भारत का एक प्राचीन साम्राज्य था मगध। जो था वो भारत का एक प्राचीन साम्राज्य था, जो अब बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित था और अपना विस्तार करते करते थोड़ा फैल गया था दोस्तों, है ना। बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच कई बड़े राज्यों का केंद्र बना दोस्तों। ये कई बड़ा राज्यों का केंद्र बना। मगध के बारे में कुछ और बातें देखा जाए तो मगध की सीमाएं उत्तर में गंगा तक और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत यानी विंध्याचल तक और पूर्व में चंपा तक फैली हुई थी। पूर्व में चंपा तक और पश्चिम में सोन नदी तक फैली हुई थी दोस्तों, है ना। मगध की राजधानी सबसे पहले राजगृह बनी, फिर पाटलिपुत्र बनी और कई राजवंशों ने अलग अलग राजधानियां बनाई दोस्तों, है ना। मगध साम्राज्य पर ये 7 शासकों ने शासन किया है दोस्तों। 7 शासकों ने शासन किया है, जिसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, यहाँ लिखा हुआ है, तीसरा है नंद वंश। उसके बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश भी आया था, शुंग वंश भी आया था, कर्ण वंश ने भी किया है और सातवाहन वंश ने भी किया है दोस्तों। तो इनके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। ये क्वेश्चन आते रहता है कभी कभी। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थर्ववेद में मिलता है, याद रखना है। कौन से वेद में मिलता है? 4 वेद है। 4 में से कौन से वेद में मिलता है? अर्थर्ववेद में मिलता है मगध का सर्वप्रथम उल्लेख, है ना। तो यहां से मगध की जानकारी इतनी मैंने आपको काम की देने की कोशिश किया। अब अपन चलेंगे कहां? अब अपन चलते हैं एक एक करके। यहाँ पे जितने साम्राज्य लिखे हुए हैं उनको मैं बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों, धीरे धीरे समझते हुए, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन हर्यक वंश की दोस्तों। हर्यक वंश। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था? उसका नाम था हर्यक वंश। लेकिन क्वेश्चन की वैरायटी ऐसी रहती है कि मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था? तो उसका नाम था हर्यक वंश, है ना। लेकिन दोस्तों, कई इतिहासकारों ने इसे तीसरा राजवंश कहा है। मगध पहले बन गया था, मगध पे 2 राजवंश कर चुके थे, है ना। प्रगोद वंश और कुछ वंश ने किए थे। उसके बाद आती है बात यहाँ से अच्छे से हर्यक की। तो इसीलिए कई जगह आप बुकों में देखेंगे तो लिखा रहेगा मगध पर शासन करने वाला पहला वंश था हर्यक वंश, है ना। लेकिन अब हर्यक वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी सुन लीजिए। हर्यक वंश जो था ये मगध पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश था। अगर पूछेगा मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था, तो हर्यक का ही नाम लेना है, क्योंकि हर्यक का साम्राज्य बड़ा था, है ना। हर्यक राजवंश थोड़ा बड़ा बना था इसलिए तो। लेकिन हम बोल सकते हैं मगध पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश था। हर्यक राजवंश के कुल 7 राजाओं ने शासन किया है दोस्तों। हर्यक राजवंश में कुल 7 राजाओं ने शासन किया है। 7 राजाओं ने शासन किया है। 544 से लेकर 413 ईसा पूर्व की बात है। ईसा पूर्व में लगभग 131 वर्ष तक शासन किया है। लगभग 131 वर्ष तक के शासन किया है। और ये एक ऐसा राजवंश था दोस्तों, इसे पितृहंता राजवंश भी कहा जाता है, क्योंकि उसके लड़के ने उसके पिताजी को मार के गद्दी हासिल की, फिर उसके लड़के ने उसके पिताजी को मार के गद्दी हासिल की। इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं दोस्तों, पितृहंता वंश भी कहते हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया। तो हर्यक राजवंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबसार ने की थी। ये बिंबसार जो नाम है यहाँ पे संस्थापक, है ना। तो हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबसार के द्वारा की गई थी।
थी। किसके द्वारा? बिंबसार के द्वारा की गई थी। बिंबसार ने प्रगोद वंश के अंतिम शासक वर्तिवर्धन की हत्या करके, बिंबसार ने प्रगोद वंश के अंतिम शासक वर्तिवर्धन की हत्या करने के बाद इसकी स्थापना की थी। हत्या कर हर्यक वंश की स्थापना की थी, है ना। और बिंबिसार ने राजधानी किसको बनाया था? बिंबिसार ने राजधानी राजगृह को बनाया था दोस्तों, राजगृह। इसी का एक और नाम मिलता है गिरिव्रज। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, उसी का नाम था, है ना। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबसार था। उसने राजगृह या गिरिव्रज को राजधानी बनाया था। राजगृह या गिरिव्रज को राजधानी बनाया था। हर्यक वंश से इतना ही। अपने को वनडे एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आएगा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबसार, और राजगृह उसकी राजधानी थी, ये याद रखें। नेक्स्ट बात करते हैं शिशुनाग वंश की दोस्तों। शिशुनाग वंश मगध पर शासन करने वाला चौथा राजवंश था। अगर हम अपने दूसरे तरीके से देखें तो दूसरा राजवंश था, है ना। तो शिशु राजवंश मगध पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश था। शिशुनाग राजकुल के कुल 6 राजाओं ने शासन किया है इसमें। शिशुनाग वंश के 6 राजाओं ने शासन किया है 413 से लेके 345 ईसा पूर्व तक। 413 से लेकर 345 ईसा पूर्व तक 68 वर्ष तक के शासन किया है दोस्तों। इस शिशुनाग वंश ने 68 वर्ष तक शासन किया है। 68 वर्ष तक शासन किया है। शिशुनाग के द्वारा हर्यक वंश के अंतिम शासक जिसका नाम था नागदशक की हत्या करने के बाद की थी। तो शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक जिसका नाम था नागदशक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी दोस्तों। शिशुनाग वंश के राजाओं ने मगध को प्राचीन राजधानी बनाया, है ना। यानी मगध की प्राचीन राजधानी किसको बनाया था? तो शिशुनाग वंश। देखो सबसे पहले तो पूछेगा शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था। शिशुनाग ने जो ये था हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके इस वंश की स्थापना की थी। और इसने भी अपनी राजधानी सबसे पहले राजगृह को बनाया था दोस्तों। राजगृह या फिर गिरिव्रज को बनाया था। लेकिन बाद में इसने राजधानी थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया और वैशाली रखा दोस्तों। राजधानी क्या रखा? वैशाली। तो हमको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। यानी शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। उसने वैशाली को राजधानी बनाया था दोस्तों। तो वैशाली बिहार प्रांत के, वैशाली जिला अभी भी है बिहार प्रांत में, है ना। तो बिहार प्रांत तरफ था ये वैशाली, बिहार प्रांत तरफ था, इतना याद रखें। इतना समझ में आ गया। शिशुनाग वंश समझ में आ गया। शिशुनाग इसके संस्थापक थे, याद रखना है। शिशुनाग के बाद आता है दोस्तों नंद वंश। तो नंद वंश से याद रखना है, नंद वंश को नंद साम्राज्य भी बोल सकते हैं अपन। भारत का एक राजवंश रहा है ये भी, है ना, मगध का, है ना। तो मगध पर शासन करने वाला राजवंश रहा है ये। नंद राजवंश के शासन काल में ही मगध पहली बार साम्राज्य बना और बहुत बड़ा बना मगध, है ना। नंद राजवंश के कुल 10 राजाओं ने शासन किया है दोस्तों। नंद राजवंश में कुल 10 राजाओं ने शासन किया है ना। लगभग 23 वर्ष तक के शासन किए, बस 23 वर्ष तक शासन किए, मात्र 23 वर्ष तक शासन किए। नंद वंश की स्थापना 345 ईसा पूर्व में की गई थी। महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदी की हत्या करके तो देखो ना, तो ये महापद्मानंद जो है नंद वंश का संस्थापक रहा है। इसने जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, उसका नाम क्या था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदी की हत्या करके की थी। महानंदी की हत्या करने के बाद हत्या करके नागवंश की स्थापना की थी। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था महानंदी की हत्या करके महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। तो नंद वंश का संस्थापक पूछेगा तो महापद्मानंद था दोस्तों, महापद्मानंद था, है ना। तो महापद्मानंद था। इस राजवंश का अंतिम शासक धनानंद था दोस्तों। इस राजवंश का अंतिम शासक धनानंद था और इसने राजधानी, नंद वंश की राजधानी पूछेगा पाटलिपुत्र,
है ना, पाटलिपुत्र। नंद वंश की राजधानी पूछेगा, पाटलिपुत्र याद रखना है। नंद वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, जो आधुनिक पटना थी, आधुनिक पटना थी। इसके बाद मौर्य वंश आया दोस्तों। तो मौर्य वंश के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी पहले बता दूं कि मौर्य वंश जो है मौर्य साम्राज्य या मौर्य राजवंश बोल सकते हैं। ये प्राचीन भारत का शक्तिशाली राजवंश रहा है, प्राचीन भारत का शक्तिशाली राजवंश रहा है। इसने लगभग 137 वर्ष तक के शासन किया है दोस्तों। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है ना। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध और गंगा नदी के मैदान में फैला हुआ था, उत्तर और बंगाल तक के दोस्तों, बिहार और बंगाल तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, जो आज के पटना शहर के आसपास की थी दोस्तों, जो आज के पटना शहर के आसपास थी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या की, तो ये की नंद वंश का अंतिम शासक मैंने बताया था धनानंद की हत्या करके, किसने हत्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। तो धनानंद, अंतिम शासक धनानंद। तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर या हत्या करके या पराजित करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, इतना याद रखना है। तो कैसे हुआ करके, है ना, तो मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो ये समझ में आ गया मौर्य वंश के बारे में भी इतनी जानकारी। 137 वर्ष तक के शासन किया है दोस्तों, है ना। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक के इन्होंने शासन किया है मौर्य वंश में। मौर्य वंश के शासन चंद्रगुप्त मौर्य था, और उसके बाद आगे मैं पढ़ाऊंगा, उधर इतिहास पढ़ाया हूं दोस्तों मैंने, आप जाके मेरे चैनल प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन शुंग वंश की। शुंग वंश या शुंग साम्राज्य, प्राचीन भारत का ये भी साम्राज्य रहा है मगध का। शुंग राजवंश मगध पर शासन करने वाला राजवंश रहा है ना, वंश रहा है। तो शुंग वंश जो था, इसकी ये 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक के इन्होंने शासन किया। लगभग 112 वर्ष तक के इन्होंने शासन किया शुंग वंश ने। पुष्यमित्र शुंग इसका संस्थापक था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, ये याद रखना है, पुष्यमित्र शुंग था। तो पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक, है ना, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक, जिसका नाम था बृहद्रथ। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी दोस्तों। और जो बृहद्रथ था, ये मौर्य वंश का जो अंतिम शासक बृहद्रथ था, उसी का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसी का सेनापति था दोस्तों। मौर्य साम्राज्य में एक सेनापति था, तो जो उसका अंतिम सम्राट था, है ना, मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की नींव रखी, और शुंग वंश का संस्थापक पूछेगा तो पुष्यमित्र शुंग। इसने भी पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया था, इतना याद रखना है। उसके बाद आता है दोस्तों कर्णवंश को कर्णयण भी बोलते हैं, यण वंश भी बोलते हैं दोस्तों। ये पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्से में शुंग वंश की जगह ली थी इसने, है ना, इसने शुंग वंश की जगह ली थी। कहाँ? तो इसने पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्से में शुंग वंश की जगह ली थी। 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व, 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के मध्य रहा है ये। इसने भी अपनी राजधानी किसको बनाया था? इसने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। कर्ण वंश ने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, याद रखना है ना। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति के दरबार में मंत्री था ये, है ना। जो शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति, शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति के दरबार में मंत्री था वासुदेव, है ना, वो वासुदेव। तो शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति के दरबार में मंत्री था कौन? ये वासुदेव। तो वासुदेव कर्ण वंश का संस्थापक था, और मैंने बता दिया पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्से में इसका कब्जा था।
तो समझ में आ गया। कर्ण वंश का संस्थापक पूछेगा तो वासुदेव और पाटलिपुत्र इसने भी राजधानी बनाया था। उसके बाद बात करते हैं अपन सातवाहन वंश की दोस्तों, इंपॉर्टेंट वंश है सातवाहन राजवंश या सातवाहन साम्राज्य बोलते हैं, जिसे प्राचीन भारत में साहित्य में आंध्र राजवंश भी कहा गया है। इसे आंध्र सातवाहन राज्य भी कहा गया है, इसे आंध्र सातवाहन राज्य भी कहा गया है दोस्तों, है ना। इसने लगभग 150 साल शासन किया है, इसने लगभग 150 साल शासन किया है दोस्तों, है ना। 230 ईसा पूर्व से 60 ईसा पूर्व, है ना, 60 ईसा पूर्व के बीच शासन किए हैं दोस्तों, है ना। सातवाहन राजाओं में कई सारे नाम आते हैं, सिमुक, सातकर्णी प्रथम, गौतम पुत्र सातकर्णी, है ना, बहुत सारे नाम आते हैं, बहुत सारे थे। और इसी के टाइम पे ही दोस्तों, इसी के टाइम पे ही अमरावती कला का विकास हुआ था दोस्तों। ये सातवाहन राजवंश के टाइम पे ही अमरावती कला का विकास हुआ था, ये याद रखना है। अमरावती कला का विकास हुआ था, ये याद रखना है। और ये जो दोस्त ये शुरू में दोस्तों सातवाहन राजवंश जो था शुरू में मात्र सत्तात्मक था, यानी कि माताओं के नाम, राजाओं के नाम माताओं के नाम पे रखे जाते थे, राजाओं के नाम माताओं के नाम पे रखे जाते थे। उसके बाद में ये पितृ सत्तात्मक हो गया, यानी पिता के नाम के साथ उत्तराधिकारी बनने लगे, है ना। नाम रखते थे माताओं के साथ, लेकिन पिता के नाम के फिर बाद में पितृ सत्तात्मक हो गया और पिता के बाद उत्तराधिकारी जो बनता था वो राजा बनता था। तो इसकी स्थापना सिमुक ने करी थी। सिमुक, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था, इतना बताना है अपने को और खत्म करना है ना, बस इतना बताना है। सिमुक था, है ना, शुरू किसने किया था? सिमुक था। तो सातवाहन राजवंश का संस्थापक सिमुक था, इतना याद रखना है, बस सिमुक था, इतना ही पूछेगा। दक्षिण में सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी, दक्षिण में सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इसे आंध्र भाव भी कहा जाता था, दोस्तों, है ना, आंध्र भाव भी कहा जाता था। और ये सातवाहन वंश की जानकारी जो है वो मत्स्य पुराण से मिलती है दोस्तों, मत्स्य पुराण से मिलती है ना, मत्स्य पुराण से मिलती है, इतना याद रखना है। तो इतने राजवंश थे मैंने बताया मगध पर। उसके बाद ये आगे अपन पढ़ेंगे अभी कुषाण वंश। लेकिन ये दोस्तों कभी कभी ना ये क्रम पूछ लिया जाता है, ये क्रम ऐसा परीक्षा में, वनडे एग्जामों में ऐसा क्रम ही आ जाता है, रेलवे में आ गया, एसएससी में आया कई बार, कि मगध पर शासन करने वालों का क्रम बताइए। तो उसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ शानदार, उसको याद रख लीजिए आप, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कैसा पढ़ा रहा हूँ मैं कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिक, ये देखिए ट्रिक दोस्तों, ये मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों के नाम का यहाँ पे क्रम अनुसार दिया हुआ है दोस्तों। तो ये ट्रिक याद रखना है। सबसे पहले हसीन मासुका सात, है ना, का बीच में साइलेंट है तो क्या है? हसीन मासुका सात। तो हा से है दोस्तों हर्यक वंश, सी से है शिशुनाग वंश, ना से है नंद वंश, मा से है मौर्य वंश, सु से है शुंग वंश, का से है कर्ण वंश और सा से है सातवाहन वंश। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में ऐसा क्रम पूछा गया है ना। और बीच बीच में जब कभी कभी क्रम पूछता है दोस्तों तो बीच के गायब कर देता है, जैसे का वाले को गायब कर देता है ना, इसको गायब कर देता है। इसलिए क्रम अपने को पता होना कम से कम कौन क्या है ना। तो हा से क्या है? हसीन से, हा से है हर्यक वंश, सी से क्या है? शिशुनाग वंश, ना से क्या है? नंद वंश, है ना। और ये मा से क्या है? मौर्य वंश, और सु से क्या है? शुंग वंश, और का से क्या है? कर्ण वंश, और सात ये वाला पूरा सात से क्या है? सातवाहन वंश, सा से क्या है? सातवाहन वंश। तो ये है इसकी ट्रिक, ये इसकी शानदार ट्रिक है दोस्तों, है ना, जो आपको थोड़ा समझने और पढ़ने में आसानी आएगी। कई बार एग्जाम में जब ऑप्शन देता है ना दोस्तों, तो जैसे हा सा और बीच का गायब कर देता है, जैसे ना को गायब कर देगा या फिर का को गायब कर देगा। इसलिए क्रम को अपने को पता रहना चाहिए कि कौन बीच में किए। कई बार सामने का ही थोड़ा सा दे देता है, इधर का नहीं देता, लेकिन अपने को पता होना दोस्तों, है ना। कई बार ऐसा पूछ लेता है हर्यक वंश के बाद किसने शासन किया है, बीच की गायब करके सीधे इधर दे देगा। और ये वाले सा को कंफ्यूज नहीं करना दोस्तों, ये हसी से हो गया शिशुनाग है ना, और ये वाले सु से शुंग वंश है, तो ये सा से आ रहा है, तो इसमें भी गड़बड़ मत करना। पहले शिशुनाग आया है फिर शुंग वंश आया है ना, पहले शिशुनाग फिर शुंग वंश। तो समझ में आ गया, ये ट्रिक को आप याद रख लीजिए बस। अब अपन वापस चलते हैं लूसेंट में। सातवाहन राजवंश के संस्थापक सिमुक थे और प्रतिष्ठान राजधानी थी इनकी प्रतिष्ठान। ये प्रतिष्ठान महाराष्ट्र तरफ थी दोस्तों, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र तरफ थी, याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं अपन कुषाण वंश की। कुषाण वंश दोस्तों, कुषाण वंश के संस्थापक
कडफिसेस, कुजल कडफिसेस था। कुछ इतिहासकार इस वंश को चीन से आए हुए यूची या यूएजी लोगों के मूल मानते हैं दोस्तों। सम्राट कनिष्ठ बनता है इसमें। कनिष्ठ भारत में आकर यहाँ बौद्ध संस्कृति का हिस्सा बना और भारत में सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में ही हुआ था। गंधार व मथुरा शिल्पकला का उदय कुषाण काल में ही हुआ था दोस्तों। तो कुषाण वंश का संस्थापक पूछेगा कुजल कडफिसेस, और इसने पुरुषपुर को राजधानी बनाया था दोस्तों। पुरुषपुर को राजधानी बनाए थे इन लोगों ने। पुरुषपुर कहाँ पे है दोस्तों? ये पुरुषपुर कहाँ पे है? तो ये पुरुषपुर राजधानी अभी मैं बताऊंगा, बाद में याद नहीं आ रहा है। समझ में आ गया? पुरुषपुर को इनने राजधानी बनाए थे, है ना। पुरुषपुर को राजधानी बनाए थे कुषाण में। उसके बाद गुप्त वंश की बात करते हैं दोस्तों। गुप्त वंश, गुप्त साम्राज्य, गुप्त राजवंश भी बोलते हैं, प्राचीन भारत का भारतीय राजवंश रहा है जिसने लगभग उत्तर भारत पर शासन किया था। इतिहासकारों द्वारा इसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था गुप्त वंश ने, ये याद रखें। अगला है वाकटक वंश। वाकटक वंश इंपॉर्टेंट है, ये भारत का राजवंश रहा है। इसकी स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी, याद रखना है। विंध्य शक्ति ने की थी, और वायु पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है, वहीं से हमको पता चला है। इसका सर्वप्रथम शासक विंध्य शक्ति था, जिसका नाम वायु पुराण में मिलता है, और वाकटक वंश के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ राजधानी इसलिए नहीं लिखी है कि यहाँ इन लोगों ने कई बार राजधानी अपनी बदली, कई राजधानी बनाए और 3-4 राजधानी बदली, इसलिए यहाँ पर राजधानी नहीं लिखा है। तो वाकटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे, याद रखना है। कौन थे? विंध्य शक्ति थे, ये याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अपन हुण वंश की बात करते हैं। तो हुण वास्तव में तिब्बत की घाटियों में बसने वाली जाति थी, जिसका मूल स्थान वोल्गा के पूर्व में था, वोल्गा नदी के पूर्व में था दोस्तों, है ना। तो यूरोप में पहुंचे ये लोग, वहां पे यूरोप में पहुंचे, है ना, और विशाल हुण साम्राज्य खड़ा कर दिया यूरोप में। चीनी लोग उन्हें यू कहते थे दोस्तों। भारतीय इन्हें हुन कहते थे, क्या कहते थे? हुन कहते थे। तो ये था हुण। तो हुण से एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है। हुणों ने सर्वप्रथम भारत मार्ग 480 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय गुप्त साम्राज्य उत्तर भारत में था, और स्कंद गुप्त के टाइम पे हुणों का आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन आता है ना, हुणों का आक्रमण किसके टाइम पे हुआ था? स्कंद गुप्त के टाइम पे हुणों का आक्रमण हुआ था, ये याद रखना है। तो हुण वंश का संस्थापक तोरमण था। तोरमण था। कौन था? तोरमण था। तो है ना, सम्राट तोरमण हुण वंश का संस्थापक माना जाता है दोस्तों। हुण साम्राज्य की राजधानी थी सियालकोट। ये सियालकोट है ना, सियालकोट थी दोस्तों। ये सियालकोट कहाँ पे थी वर्तमान में? उस टाइम पे हुण साम्राज्य की राजधानी सियालकोट थी। आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में थी। ये साम्राज्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत का कुछ बड़ा भूभाग शामिल था उसमें। तो हुण साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तोरमण था, याद रखना है। वर्धन वंश की बात करेंगे अपन। वर्धन वंश की बात करते हैं। तो कौन था ये वर्धन वंश? इसके बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं। वर्धन वंश, इसे पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका संस्थापक पुष्यभूति था। तो वर्धन वंश, जिसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, इसे हर्ष साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तर भारत में शासन किया इनने 6वीं से लेकर 7वीं शताब्दी के दौरान, है ना 7वीं शताब्दी के दौरान शासन किया। और इनकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज थी। थानेश्वर और कन्नौज, है ना, थानेश्वर जो हरियाणा वाला क्षेत्र है, थानेश्वर हरियाणा वाला, और कन्नौज इधर साइड थी दोस्तों, तो क्या याद रखना है अपने को यहाँ पे? वर्धन साम्राज्य की संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। और थानेश्वर और कन्नौज इनके वो थे दोस्तों, वो थी क्या बोलते हैं, राजधानी। आधुनिक थानेश्वर जो हरियाणा जिले में है, उधर साइड थी इनकी क्या राजधानी। तो इतना समझ में आ गया। बात करते हैं अपन पांड्यास की। है ना, पांड्यास राजवंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था, जिसने 560 से लेके 1300 ईस्वी तक राज्य किया है। 1300 ईस्वी तक राज्य किया है, जिसका संस्थापक था नेडियोन। तो नेडियोन का ही एक और नाम मिलता है, इसी का नाम। तो कभी क्वेश्चन आया, इसी का नाम मिलता है। पांड्यास वंश का संस्थापक कौन था? तो आर्यकेसरी नाम था उसका, आर्यकेसरी
पराकुश, आर्यकेसरी पराकुश नाम था, आर्यकेसरी पराकुश मारवर्मन ये नाम था दोस्तों। कभी ये नाम भी आ सकता है आपको कि पांड्यास का संस्थापक कौन था। पांड्यास वंश का संस्थापक था केसरी पराकुश मारवर्मन था दोस्तों, है ना, मारवर्मन था, ये याद रखना है, ये याद रखना है। तो पांड्यास वंश का संस्थापक का नाम ये आएगा, तो ये लगाना जो मैं बताया वो नेडियोन, है ना। और मदुरई जो दक्षिण भारत में, तो मदुरई इनकी राजधानी, मदुरई राजधानी बनाए थे दोस्तों इन लोगों ने, मदुरई राजधानी बनाया था, जो है ना, मदुरई राजधानी बनाए थे, इतना याद रखें। उसके बाद बात करते हैं अपन चोल वंश की। चोल वंश के बारे में बता दूं आपको मैं जानकारी के लिए, चोल वंश जो था ये भारत का एक राजवंश रहा है। दक्षिण भारत में और आसपास के देशों में तमिल चोल नीचे साइड से तमिल चोल भी बोलते थे दोस्तों। इसका संस्थापक विजयालय ने किया था, और तंजौर इसकी राजधानी थी। कौन सी? तंजौर, जो तमिलनाडु में आती है, तमिलनाडु में तंजौर तमिलनाडु में आती है, वो चोल वंश की साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों, है ना। तो 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था इन्होंने, चोल वंश ने, है ना, चोल वंश ने निर्माण किया था। तो चोल वंश का संस्थापक पूछेगा तो विजयालय, है ना, और तंजौर जो तमिलनाडु तरफ था ये राजधानी थी उसकी, याद रखना है। अगला पल्लव वंश की बात करते हैं, पल्लव वंश की। तो पल्लव वंश जिसने 3री से लेकर 9वीं शताब्दी तक प्राचीन भारत में राज्य किया है। पल्लव साम्राज्य जो है वर्तमान तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत में था, और ये ब्राह्मण थे दोस्तों, ये वास्तव में ब्राह्मण थे, पल्लव वंश जो थे ये वास्तव में ब्राह्मण थे। इसका संस्थापक था सिंहवर्मन चतुर्थ, इसीलिए इसका एक और नाम मिलता है सिंह विष्णु, भी नाम इसी का है, सिंह विष्णु इसी का नाम है, सिंह विष्णु इसी का नाम है दोस्तों। दक्षिण में प्रमुख राजवंश पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इसकी राजधानी कांची थी दोस्तों, कांचीपुरम, जो तमिलनाडु क्षेत्र कांचीपुरम तमिलनाडु में आता है दोस्तों, कांचीपुरम थी। तो याद रखना है पल्लव राजवंश यानी पल्लव वंश का संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ या सिंह विष्णु भी बोल सकते हैं, कांचीपुरम राजधानी थी। बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश की। राष्ट्रकूट वंश के बारे में बता दूं, भारत और उत्तर भारत में बड़े भूभाग पर राज किया है राष्ट्रकूट वंशों ने। 735 से लेके 982 तक ईस्वी तक के इन्होंने राज किया है, और राज करने वाला राजवंश था, है ना। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? उसका नाम आता है दंतीवर्मन। दंतीवर्मन का नाम ही दंती दुर्ग है दोस्तों, दो नाम मिलते हैं, दंतीवर्मन या दंती दुर्ग प्रथम इसी का नाम था। दंती दुर्ग प्रथम के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था ये, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। और इनने राजधानी किसको बनाया था? तो इसने राजधानी मान्याखेट को बनाया था दोस्तों, मान्याखेट को बनाया था। मान्याखेट कर्नाटक, मान्याखेट कहाँ आता था? कर्नाटक तरफ, दक्षिण भारत में। मान्याखेट कहाँ पे? कर्नाटक तरफ। ये मान्याखेट कर्नाटक है ना, कर्नाटक तरफ, ये याद रखना है। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, और मान्याखेट कर्नाटक तरफ ये उसकी राजधानी थी। अब बात करते हैं यहाँ पे चालुक्य वंश की। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक पूछेगा तो दंती दुर्ग लगाना है, और मान्यखेट इसकी राजधानी थी, मान्यखेट, ये मान्यखेट इसकी राजधानी थी, जो कर्नाटक तरफ थी, है ना, कर्नाटक तरफ थी। उसके बाद दोस्तों दक्षिण भारत के शासक और प्रमुख राजवंश यहाँ लिख रखे हैं देखो। तो चालुक्य थे दोस्तों, चालुक्य इनकी 3 शाखाएं थी दक्षिण में, 3 शाखाएं थी। तो एक को बोलते हैं कल्याणी के चालुक्य, दूसरे को बोलते हैं बादामी के चालुक्य, और तीसरे को बोलते हैं बेंगी के चालुक्य। तो 3 शाखाएं थी नीचे साइड में, दक्षिण में, है ना, दक्षिण में 3 शाखाएं थी। तो हम बोल सकते हैं कि कल्याणी के चालुक्य, सबसे पहले बात करते हैं कल्याणी के चालुक्य की। तो इस वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी, याद रखना है। किसने की थी? तैलप द्वितीय ने की थी, कल्याणी के चालुक्य की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी, और मान्यखेट को राजधानी बनाया था। बाद में इसने राजधानी ट्रांसफर कर दी, जो कल्याणी के चालुक्य ने ट्रांसफर करी राजधानी, और कल्याण को राजधानी बनाया था दोस्तों, कल्याण को राजधानी बनाया था। और ये मान्यखेट और कल्याण ये किस क्षेत्र में था? तो आज के जैसे देखे तो कर्नाटक तरफ दक्षिण में, है ना। मान्यखेट के बाद इनने अपनी राजधानी कल्याण को ट्रांसफर किए थे, याद रखना है, कल्याण को ट्रांसफर किए थे, कल्याण को। तो इससे इतना ही है ना, इससे इतना ही। और उसके बाद अब बात करते हैं बादामी के चालुक्य दोस्तों।
बादामी के चालुक्य, इस बादामी के चालुक्य जो थे इसको वातापी के चालुक्य भी बोलते हैं, वातापी के चालुक्य भी बोलते हैं, है ना। तो बादामी के चालुक्य या फिर वातापी के चालुक्य, ये इस वंश की स्थापना जय सिंह प्रथम ने की थी। इस वंश की स्थापना जय सिंह प्रथम ने की थी और अपनी राजधानी वातापी को बनाई थी दोस्तों, वातापी को बनाए थे। वातापी भी कर्नाटक वाला क्षेत्र है ना, कर्नाटक तरफ था, तो वातापी को राजधानी बनाई थी। तो बादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य की स्थापना जय सिंह प्रथम ने की थी और वातापी को राजधानी बनाए थे, याद रखना है। इसके अलावा एक और शाखा थी इनकी जिसका नाम था बेंगी की शाखा, बेंगी के चालुक्य बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं बेंगी के चालुक्य। तो जो बेंगी के चालुक्य है दोस्तों, इसकी स्थापना की थी विष्णुवर्धन ने, इसकी स्थापना की थी विष्णुवर्धन ने और बेंगी को राजधानी बनाए थे, बेंगी को राजधानी बनाए थे। बेंगी आंध्र प्रदेश वाला तरफ का क्षेत्र था, आंध्र प्रदेश समझ लो, है ना। तो बेंगी को राजधानी बनाए थे, याद रखना है। तो ये 3 शाखाएं थी चालुक्य वंश की, चालुक्य है ना, कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य और बेंगी के चालुक्य। तो इनके नाम याद रखना है, किसने स्थापना की थी और इनकी राजधानी क्या थी, ये याद रखना है। अगला वंश है होयसल वंश दोस्तों, इसका संस्थापक था विष्णुवर्धन और द्वार समुद्र को इनने राजधानी बनाए थे। तो थोड़ी सी इसकी जानकारी के बारे में आपको बता दूं, होयसल प्राचीन दक्षिण भारत का एक यादव राजवंश था दोस्तों, ये भी यादव राजवंश था। यह देवगिरी के यादव राजवंश की एक शाखा के रूप में उभरा और शाखा बनी थी दोस्तों। होयसल राजाओं के शिलालेख में भी यदु कुल तिलक कहा गया है, इनको यदु कुल तिलक कहा गया है। इसने 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक राज्य किया। वर्तमान कर्नाटक के लगभग संपूर्ण भाग में तमिलनाडु एवं कावेरी नदी के उपजाऊ घाटी के हिस्से पर अपना अधिकार जमाया था इन्होंने, है ना। और इनकी राजधानी पहले क्या थी, इनकी राजधानी पहले इन्होंने बेलूर थी दोस्तों, बेलूर थी, है ना। पर बाद में स्थानांतरित करके हाले बिंदु को बनाया था दोस्तों। लेकिन हम हाले बिंदु को बनाया था और वो द्वार समुद्र भी राजधानी रही है इनकी, द्वार समुद्र भी राजधानी रही है। लेकिन अपने को तो इतना ही पूछेगा, होयसल वंश का संस्थापक कौन था, विष्णुवर्धन था और द्वार समुद्र को राजधानी थी इनकी, द्वार समुद्र राजधानी थी, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यादव वंश की। यादव वंश दोस्तों, जिन्हें अहीर के नाम से भी जाना जाता है, यादव वंश को अहीर जो अहीर वंश है, यानी अहीर बोलते हैं इनको, तो अहीर के नाम से भी जाना जाता है। भारत और नेपाल में पाए जाने वाली जाति या समुदाय थे दोस्तों, जो चंद्रवंशी क्षत्रिय वंश के प्राचीन राजा यदु के वंशज हैं दोस्तों, ये यदु के वंशज है। तो अपने को ये याद रखना है कि यादव वंश जो था, यादव वंश का संस्थापक में किसका नाम आता है दोस्तों, बताऊं मैं आपको, दिग प्रहार का नाम आता है, दिग प्रहारा का नाम आता है दोस्तों। किसका नाम आता है, दिग प्रहारा का नाम आता है, यानी कि तो इसकी भी शाखाएं थी दोस्तों 2, है ना। देवगिरी के यादव पश्चिमी चालुक्य थे, जिसकी स्थापना दिग्र प्रहारा ने की थी, है ना, दिग्र प्रहारा ने की थी। और एक और यादव वंश था तो जिसमें सबसे पहले शुरू किया गया था, तो इसकी शाखाएं थी 2, लेकिन वाली शाखा ज्यादा परीक्षा में नहीं आती, यही वाली पूछता है। तो यादव वंश का संस्थापक पूछेगा तो भिल्लाभ पंचम था दोस्तों, है ना, भिल्लाभ पंचम था और इसने देवगिरी को राजधानी बनाई थी, याद रखना है, देवगिरी को राजधानी बनाई थी। समझ में आ गया दोस्तों। देवगिरी जो महाराष्ट्र तरफ था, है ना, महाराष्ट्र में देवगिरी, जिसे बाद में दौलताबाद अभी बोलते हैं अपन, देवगिरी ये यादवों की राजधानी रही है, पूछा जा सकता है ना। तो यादव वंश का संस्थापक था भिल्लभ पंचम था और देवगिरी राजधानी थी, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कदम्ब वंश का संस्थापक था मयूर शर्मन और इसने वनवासी को राजधानी बनाया था दोस्तों। इसने वनवासी राजधानी थी कदम्ब वंश की राजधानी वनवासी थी, है ना। तो कदम्ब दक्षिण भारत का एक क्षत्रिय राजवंश था दोस्तों, याद रखना है, क्षत्रिय राजवंश था। तो इनकी राजधानी वनवासी थी, याद रखना है ना। तो कदम्ब वंश की राजधानी वनवासी थी और मयूर शर्मन इसके संस्थापक थे, अभी अपने को पता रहना चाहिए।
नेक्स्ट है काकतीय वंश। नेक्स्ट कौन सा वंश है? काकतीय वंश। इसके संस्थापक थे बीटा प्रथम। इसके संस्थापक थे बीटा प्रथम और अम्मकोंड को इनने राजधानी बनाए थे। किसको? अम्मकोंड को इनने राजधानी बनाए थे। तो अपने को पता रहना चाहिए, है कि नहीं? ये परीक्षा में आ सकता है अपने को, तो ये परीक्षा में आ सकता है, इसलिए याद रखना है दोस्तों, इसलिए याद रखना है। तो देखो, काकतीय वंश जो था ये कल्याणी के चालुक्य का साम्राज्य जब टूटा, जो कल्याणी के चालुक्य का साम्राज्य जब टूट के बिखर गया, तब उसी टाइम पे गोंड ट्राइबल काकतीय, है ना, गोंड ट्राइबल थे ये, गोंड जनजाति ट्राइबल जो थी, गोंड ट्राइबल काकतीय ने दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार किया और वहीं से इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। तो काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था और अम्मकोंड को इनने राजधानी बनाए थे, ये याद रखना है। अम्मकोंड को इनने राजधानी बनाए थे, पूछा जाएगा, इसलिए याद रखना है। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था और अम्मकोंड इसकी राजधानी थी। तो अम्मकोंड ये किधर साइड था दोस्तों? तो ये जो था दोस्तों, ये आप देखे होंगे वो वरांगल, है ना, वरांगल जो था आंध्र प्रदेश तरफ, उधर साइड जो कांचीपुरम, वरांगल, उधर साइड थी राजधानी। ये थोड़ी सी आपको मैप के हिसाब से माइंड में सेट रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं गंग वंश की। अगला है गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक थे ब्रजहस्त पंचम और इनकी राजधानी थी कुलाल, यानी कुलाल व तलकांड, यानी उसको बोलेंगे अपन तलकाड, है ना, कुलाल एवं तलकाड, ये गंग वंश की राजधानी थी। ब्रजहस्त पंचम जो थे इसके संस्थापक थे और उन्होंने राजधानी कुलाल और तलकड को बनाया था। पहले राजधानी यानी कुलाल थी, बाद में स्थानांतरित किया, यानी दो राजधानी थी, तलकाड, याद रखना है। तो जो ये गंग वंश था ये प्राचीन कर्नाटक का राजवंश था दोस्तों, प्राचीन कर्नाटक का राजवंश था, इतना याद रख सकते हैं इससे। और जो कावेरी नदी के तट पर था ये तलकाड, कावेरी नदी के तट पर था, है ना, बस इतना याद रखना है। पहले कुलाल थी, बाद में स्थानांतरित करके तलकाड किए थे। जो कर्नाटक का मैसूर जिला है उधर साइड थी ये राजधानी। तो गंग वंश से इतना ही। अब बात करते हैं अपन पाल वंश की। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल ने की थी, यानी पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। ये पहले यानी ये बंगाल में अपने बंगाल तरफ नियंत्रण और मगध पर नियंत्रण करने के बाद, है ना, इसने बिहार के पास, दोस्तों गोपाल ने बिहार के पास, ये एक इंपॉर्टेंट है, गोपाल यानी बिहार के ओंदतपुरी में मठ की स्थापना की थी। एक मठ है वहां पे ओंदतपुरी मठ, उस मठ की स्थापना गोपाल ने की थी। बिहार के ओंदतपुरी में मठ की स्थापना गोपाल ने ही की थी। बौद्ध यानी धर्म परिवर्तन के बाद उन्हें बंगाल का पहला बौद्ध सम्राट माना गया है। धर्म परिवर्तन के बाद गोपाल को बंगाल का पहला बौद्ध सम्राट माना गया है। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, इसने मुंगेर को राजधानी बनाया था, है ना। तो अपन बोल सकते हैं पालों की मुख्य राजधानी पूर्वी बिहार मुंगेर थी दोस्तों। और मुंगेर का पुराना नाम यानी बोल सकते हैं इसको मुदकगिरी मुंगेर का ही नाम था पुराना, है ना, इनके टाइम पे। तो मुदकगिरी था। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, मुंगेर राजधानी थी, याद रखना है, मुंगेर राजधानी थी। अगला है सेन वंश की बात करते हैं। सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन नाम है उसका, है ना। तो ये भी राजपुत्रों ने इस परिवार में बंगाल के सेन राजवंश का प्रथम शासक माना जाता है। किसको? सामंत सेन को सेन राजवंश का प्रथम शासक माना जाता है और उत्पन्न हुआ यहां से। तो ये सामंत सेन ने दक्षिण में एक शासक, है ना, शासक बना, ये दक्षिण में एक शासक बना। तो इतनी चीज याद रख सकते हैं आप। इसकी राजधानी लखनौती थी, जो नादिया लखनौती जो नादिया जिला है दोस्तों अभी वर्तमान में, है ना। तो ये लखनौती थी, याद रखना है, लखनौती, नादिया के पास जो है लखनौती। तो सेन वंश का संस्थापक पूछेगा सामंत सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था और लखनौती इसकी राजधानी थी, है ना, लखनौती इसकी राजधानी थी।
अब देखो दोस्तों, यहां से ये जो चालू हो रहे हैं ये है कश्मीर, कश्मीर के शासक, कश्मीर के राजवंश लिखे हैं यहाँ 3 जो इंपॉर्टेंट है, कश्मीर के पूछे जाते हैं अपने को, जो याद रखना है कश्मीर के हैं ये। तो सबसे पहले देखिए कश्मीर के राजवंश रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कारकोट वंश, है ना, जिसको इंग्लिश में कारकोटा डायनेस्टी भी बोलते हैं, तो कारकोटा वंश। इसकी राजधानी यहाँ नहीं दिया है, इसलिए नहीं दिया है क्योंकि 2 राजधानी रही है। तो इसकी राजधानी श्रीनगर थी, एक राजधानी श्रीनगर थी, बाद में राजधानी बनी परिहासपुर भी राजधानी बनी है दोस्तों, परिहासपुर भी राजधानी बनी है। तो कश्मीर और परिहासपुर राजधानी थी। तो कारकोट वंश का संस्थापक था दुर्लभ वर्धन। तो दोस्तों ये कारकोट कश्मीर का एक राजवंश था, कारकोट कश्मीर का एक राजवंश था, याद रखना ये कश्मीर का राजवंश था एक। तो पूछा जा सकता है ना, कश्मीर का राजवंश था, कश्मीर तरफ था इनका साम्राज्य, है ना, कारकोट का। तो क्या नाम याद रखना है इसमें संस्थापक में? दुर्लभ वर्धन ने कारकोट वंश की संस्थापक थे, है ना, स्थापना की थी, संस्थापक थे। तो पूछा जा सकता है ना, दुर्लभ वर्धन, है ना, दुर्लभ वर्धन, इतना ही पूछेगा। राजधानी तो मैंने बता दिया। बात करते हैं नेक्स्ट उत्पल वंश की दोस्तों, उत्पल वंश। तो उत्पल साम्राज्य एक मध्यकालीन राजवंश था जिसने 9वीं से 10वीं शताब्दी तक कश्मीर पर शासन किया, जिसने 9वीं से 10वीं शताब्दी तक कश्मीर पर शासन किया दोस्तों, कश्मीर पर शासन किया। इसका संस्थापक बोलते हैं, इसने शुरू किया था अवंती वर्मन द्वारा स्थापित किया गया था, है ना, 1855 ईस्वी में अवंती वर्मन द्वारा स्थापित किया गया था। और ये कारकोट राजवंश की जगह ली थी इन्होंने, ये जो कारकोट राजवंश था इसकी जगह ली थी और उत्पल वंश शुरू हुआ था वहां पे, उत्पल वंश शुरू हुआ था दोस्तों, ये याद रखना है ना। तो इसकी राजधानी के बारे में नहीं दिया है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, उत्पल वंश का संस्थापक जो था अवंती वर्मन था, है ना, और ये सबसे बुद्धिमान राजा माना जाता है, इसका उत्पल वंश का सबसे बुद्धिमान राजा था। और इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी अवंतीपुर। इसकी राजधानी, उत्पल वंश की राजधानी यहाँ नहीं लिखी है, तो मैं आपको बता दूं इसकी राजधानी थी अवंतीपुर, है ना, कश्मीर तरफ ही थी ये, अवंतीपुर, है ना, अवंतीपुर थी। तो ये समझ में आ गया, उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था, कश्मीर का था ये भी, है ना, ये कश्मीर पर शासन किया इसने, कश्मीर तरफ था ये वंश भी। तो इतना समझ में आया। अब बात करते हैं लोहार वंश की दोस्तों। लोहार वंश भारत का एक राजवंश था ये, जो कश्मीर पर शासन किया इसने, कश्मीर पर शासन किया है, 12वीं शताब्दी में कश्मीर पर शासन किया है, जिसका संस्थापक था संग्राम राज, है ना, संग्राम राज पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। लोहार वंश का संस्थापक था संग्राम राज, है ना। और इसी के टाइम पे कल्हण के द्वारा राज तरंगिणी लिखी गई है दोस्तों, राज तरंगिणी एक ग्रंथ लिखा गया है ना, कल्हण द्वारा रचित राज्य तरंगिणी के अनुसार इस राजवंश के शासक की जानकारी हमको मिलती है। इस राजवंश के शासक को यानी बोल सकते हैं हम, कल्हण ने राज तरंगिणी लिखी है, और राज तरंगिणी से ही हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है, राज तरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है दोस्तों। कभी पूछा जा सकता है राज तरंगिणी को किस भाषा में लिखा गया है, तो ये संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है, जिससे हमको कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है, और राज तरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी, ये होता है दोस्तों, राजाओं की नदी। तो इतना याद रखना है कि कश्मीर के राजवंश थे, तीनों के नाम याद रखना है। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज, है ना, संग्राम राज्य था, इतना याद रखना है। इसकी राजधानी काफी पूछा, तो इसकी राजधानी श्रीनगर थी। इसकी राजधानी क्या थी? श्रीनगर। लोहार वंश की राजधानी श्रीनगर थी। तो ये 3 कश्मीर के राजवंश थे, कश्मीर तरफ शासन किए, तो इनके बारे में मैंने बता दिया, इसको याद रखना है, कश्मीर के हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन इधर, हाँ इधर है, इधर। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट है वर्मन
वर्मन वंश ये कामरूप राज्य का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था दोस्तों। इसको कामरूप वंश भी बोलते हैं, कामरूप राज्य का प्रथम ऐतिहासिक राजा था, है ना। और इसकी स्थापना पुष्यवर्मन ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यवर्मन ने की थी द्वारा। इसकी स्थापना पुष्यवर्मन के द्वारा की गई थी, जो समुद्रगुप्त के समकालीन थे दोस्तों। और ये जो वंश था दोस्तों, ये कहाँ का था? नॉर्थ ईस्ट का, यानी उत्तर भारत, यानी उत्तर पूर्वी भारत में, है ना। तो इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी प्राग्य ज्योतिषपुर दोस्तों। ये प्राग्य ज्योतिषपुर जो है, ये प्राग्य ज्योतिषपुर, जिसे अब गुवाहाटी कहते हैं, गुवाहाटी, जो गुवाहाटी नहीं है, गुवाहाटी असम में, है ना, उधर साइड था ये। प्राचीन शहर था, तो इसका पुराना नाम, गुवाहाटी का पुराना नाम यही है दोस्तों, प्राग्या ज्योतिषपुर, है ना, जो अब वर्तमान में गुवाहाटी कहलाता है। तो अपन बोल सकते हैं ये नॉर्थ ईस्ट का राजवंश था, वर्मन वंश। इसको कामरूप वंश भी बोलते हैं, कामरूप साम्राज्य बोलेंगे, यानी कामरूप राज्य का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था जो वर्मन वंश। इसकी स्थापना पुष्यवर्मन ने की थी, इसकी स्थापना पुष्यवर्मन के द्वारा की गई थी। और प्राग्य ज्योतिषपुर इसकी राजधानी थी, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की बात करेंगे। ये प्राचीन मध्यकालीन के टाइम पे, है ना, ये साम्राज्य बना, है ना, भारत के मध्य में एक साम्राज्य बना। तो दोस्तों इसका संस्थापक था नागभट्ट प्रथम, जिसके वंशज पहले उज्जैन को राजधानी बनाए थे और बाद में कन्नौज को राजधानी बनाया था। पहले उज्जैन को राजधानी बनाया इन्होंने, फिर बाद में कन्नौज को राजधानी बनाया था। कन्नौज कहाँ आता था? यूपी में, है ना। कन्नौज को राजधानी बनाया था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो था, इसने लगभग 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच शासन किया है। और इसका संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। और पहले इसने उज्जैन को, बाद में कन्नौज को राजधानी बनाया। तो कन्नौज वाला पूछा जाता है, अपने को याद रखना है, कन्नौज वाला पूछा जाता है। तो हम बोल सकते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, जिसने 8वीं से लेके 11वीं, है ना, 8वीं 9वीं 11वीं तक के शताब्दी तक के शासन किया है। और इसका संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। पहले उज्जैन, बाद में कन्नौज को राजधानी बनाया। अगर पेपर में आएगा तो कन्नौज लगाना है, याद रखना है ना, कन्नौज लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट है गढ़वाल राजवंश जो है दोस्तों, इसने 11वीं 12वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश बिहार के वर्तमान भारतीय राज्य के कुछ हिस्से पर शासन किया था। यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में इन्होंने शासन किया है। इसकी राजधानी पहले वाराणसी थी। वाराणसी के बाद फिर इन्होंने आधुनिक, यानी बाद में कन्नौज ट्रांसफर कर ली, उत्तर प्रदेश में कन्नौज ट्रांसफर कर ली। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। गढ़वाल वंश का संस्थापक, सबसे पहले सम्राट में नाम आता है चंद्रदेव का, है ना। कलचुरी वंश के पतन के बाद इन्होंने स्थापना की थी, और चंद्रदेव का नाम आएगा। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव प्रथम था, जिसने कन्नौज को राजधानी बनाया था। वाराणसी बनाया, फिर कन्नौज को बनाया था, है ना। तो ये याद रखना है, कन्नौज को बनाया था। तो पहला सम्राट था चंद्रदेव। तो इतना याद रखें, गढ़वाल या कई जगह गढ़वाल भी लिखा है, लेकिन कई जगह ऐसा भी लिखा है, इसका नाम गढ़वाल, कई बुकों में गढ़वाल लिखा हुआ है। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था, कन्नौज को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं चौहान वंश की दोस्तों। चौहान वंश, है ना। तो चौहान वंश जो है, इस राजवंश के संस्थापक, चौहान राजवंश के संस्थापक वासुदेव चौहान माने जाते हैं, है ना। वासुदेव चौहान माने जाते हैं। ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र जो है, राजस्थान वाला जयपुर के आसपास का क्षेत्र, पुष्कर प्रदेश जो है, और है ना, उधर साइड के थे दोस्तों, पुष्कर अजमेर तरफ के थे, और इनकी राजधानी अजमेर थी। क्या थी? अजमेर थी। तो हम बोल सकते हैं चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था, और जिसने अजमेर को राजधानी बनाया था। तो अपन को याद रह जाएगा चौहान वंश, यही वंश का निकल के आया था दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान, है ना। और यही वंश के निकल के आए थे, और है ना, इतना याद रखें बस। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव और अजमेर को राजधानी बनाए थे।
अगला बात करेंगे परमार वंश की दोस्तों। परमार वंश, परमार राजवंश के संस्थापक उपेंद्र दो लोग का नाम आता है, उपेंद्र या कृष्ण राज था दोस्तों। उपेंद्र या कृष्ण राज्य थे। परमार वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी। इसकी राजधानी पहले उज्जैन और बाद में कालांतर में धार नगरी को बनाया गया था। उज्जैन के पास ही धार है, धारा नगरी लिखा है यहाँ पे, धार नगरी जो मध्य प्रदेश में आती है, धार नगरी को बनाया था दोस्तों, है ना। तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र या कृष्ण राज था, जिसने इनकी पहली राजधानी, प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। बाद में धार नगरी को इन्होंने राजधानी बनवाए थे। गुर्जर प्रतिहार के पतन के बाद परमार राजवंश का उदय हुआ था। गुर्जर प्रतिहार के पतन के बाद परमार राजवंश का उदय हुआ था और परमार राजवंश के कुछ शासकों ने शासन किया, जिसमें से राजा भोज इसी वंश का था, राजा भोज, है ना, राजा भोज। तो उपेंद्र या कृष्ण राज का नाम आएगा, याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे चंदेल वंश की। चंदेल वंश दोस्तों डायरेक्ट आता है, मध्यकालीन चंदेल वंश, ये जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है दोस्तों, वहां पे इन्होंने शासन किया। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र को जेजाक भुक्ति भी कहा जाता था, जेजाक भुक्ति भी कहा जाता है दोस्तों। तो जेजाक भुक्ति के चंदेल बोलते थे, जेजाक भुक्ति के चंदेल बोलते थे दोस्तों, चंदेल। तो चंदेल वंश का संस्थापक नानुक था, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नानुक। इसने 9वीं से लेके 13वीं शताब्दी के बीच बुंदेलखंड क्षेत्र में शासन किया है और इसने खजुराहो और महोबा को राजधानी बनाई थी। तो इसकी पहली राजधानी खजुराहो थी, फिर कुछ शासक आए तो उन्होंने महोबा को राजधानी बनाया था दोस्तों। महोबा को राजधानी बनाया था, पहले खजुराहो को फिर महोबा को राजधानी बनाए थे, याद रखना है। चंदेल वंश से इतने काम की चीज मैंने बता दिया। फिर बात करते हैं सोलंकी वंश की। तो सोलंकी वंश दोस्तों गुजरात के सोलंकी वंश थे, ये गुजरात से आए हुए थे, गुजरात के सोलंकी वंश। तो इस गुजरात के सोलंकी वंश मूल राज ने इसके संस्थापक था, शुरू किया था इसने मूलराज प्रथम, और राजधानी थी अनहिलवाड़ राजधानी थी दोस्तों। तो गुजरात के थे ये। तो गुजरात के सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था, उसने अहिलवाड़ को राजधानी बनाया था, है ना, राजधानी बनाया था। इतना याद रखना है। गुजरात के सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था, इसने अनहिलवाड़ को राजधानी बनाया था। और ये दोस्तों, तो ये गुजरात के थे, लेकिन इनकी राजधानी इधर साइड थी, इनका साम्राज्य विस्तार हो गया था और अहिलवाड़ को राजधानी बनाया था। ये आधुनिक पटना में थी दोस्तों। ये आधुनिक पटना, जो बिहार में पटना है, वहाँ इनकी राजधानी थी आधुनिक पटना, है ना। और इसका शासन मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र तक फैला था दोस्तों, उधर साइड भी फैला, और ये याद रखना है। एक चीज गलत हो गई दोस्तों, ये आधुनिक पटना तरफ नहीं है, ये अहिलवाड़ ये जो था, ये गुजरात के पाटन शहर है, गुजरात में थी, है ना। ये उत्तर प्रदेश तरफ नहीं गए थे, इनका शासन गुजरात और मालवा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का वहाँ था। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था और अहिलवाड़ को राजधानी बनाया था, जो आधुनिक यानी गुजरात का पाटन शहर का पुराना नाम था। गुजरात का जो पाटन शहर है उसका पुराना नाम था, है ना, पुराना नाम था अनहिलवाड़, याद रखना। ये मध्यकाल में गुजरात की राजधानी भी था, ये मध्यकाल में गुजरात की राजधानी रहा है और प्राचीन गुजरात की राजधानी रहा है। बस इतना याद रख सकते हैं आप। बात करेंगे कलचुरी वंश की दोस्तों। कलचुरी वंश की बात करते हैं। तो कलचुरी वंश जो था, कलचुरी वंश का संस्थापक कल्लल नहीं है, कोकल प्रथम माना जाता है दोस्तों। यह राजवंश का पहला शक्तिशाली शासक ज्ञात होता है। तो कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल्य देव बोलते हैं उसको, कोकल्य देव था दोस्तों, कोकल्य देव। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। और त्रिपुरी किसकी राजधानी थी, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। त्रिपुरी किसकी राजधानी थी? तो कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। तो 8वीं शताब्दी में त्रिपुरी को तेवर नाम भी था इसका, तेवर, है ना, ये राजधानी थी दोस्तों। त्रिपुरी तेवर कहाँ? जो मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास थी दोस्तों, मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास थी ये। तो 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक के राज किए हैं इन्होंने, तो त्रिपुरी, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल्य देव था। त्रिपुरी राजधानी थी त्रिपुरी तेवर, और जो आधुनिक नर्मदा नदी किनारे जबलपुर के पास थी ये मध्य प्रदेश में। तो कलचुरी वंश का संस्थापक पूछेगा तो कोकल्य देव, और त्रिपुरी राजधानी थी कलचुरी वंश से। इतना ही
कलचुरी वंश के बाद अब यहाँ से शुरू होता है दोस्तों आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के कुछ देखो दोस्तों, यहाँ से अब मध्यकालीन भारत के कुछ इतिहास शुरू होते हैं। ये 5 गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसकी ट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हैं, गु से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, ला से लोधी वंश। तो अपन इसको बोल सकते हैं गुलाब जामुन खा तू सा ले, गुलाब जामुन खा तू सा ले, ऐसा करके याद रख सकते हैं। कई बार वनडे एग्जामों में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुलाम वंश की। तो मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। यानी इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर गुलाम वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से लेकर 1290 तक के 84 वर्ष शासन किया। गुलाम वंश ने 84 वर्ष शासन किया दोस्तों। और कुतुबुद्दीन ऐबक, तो गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसकी उपाधि थी लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक बनता है इल्तुतमिश, उसने राजधानी दिल्ली को बनाया था। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली थी। खत्म। बात करेंगे खिलजी वंश की। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। तो मध्यकालीन भारत का राजवंश रहा है। ये दिल्ली की सत्ता पर इसने 1290 से लेके दिल्ली की सत्ता पर खिलजी वंश ने 1290 से लेके 1320 तक के शासन किया है। 1320 तक के शासन किया है खिलजी वंश ने। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी और इसने भी दिल्ली को राजधानी बनाया था। खिलजी वंश की राजधानी पूछेगा दिल्ली, और जलालुद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, याद रखना है। जलालुद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। बात करेंगे तुगलक वंश की। तुगलक वंश का संस्थापक था ग्यासुद्दीन तुगलक, है ना। 1320 से लेके 1414 तक के शासन किया तुगलक वंश ने का शासनकाल रहा है। और ग्यासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक था, दिल्ली को राजधानी बनाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक था, ये पूछा जाएगा। बात करेंगे सैयद वंश की। सैयद वंश दोस्तों दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था, ये, है ना। दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था। 1414 से लेके 1451, यानी मात्र 37 साल तक के इसने शासन किया है। मात्र 37 साल तक के शासन किया है। लेकिन दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन किसने किया है, तो खिलजी वंश ने किया, याद रखना है। खिलजी वंश ने किया है, सैयद ने नहीं किया है। सैयद ने 37 वर्ष किया है, इससे भी कम खिलजी ने किया है। सबसे कम कार्यकाल रहा है किसका रहा है? शासन रहा है खिलजी वंश का रहा है। तो मैं बात कर रहा था सैयद वंश की। तो सैयद वंश जो है दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था, है ना। और ये 1414 से लेकर 1451 तक के 37 वर्ष तक राज्य किया है। इसका संस्थापक खिज्र खां था, है ना। सैयद वंश के शासकों में इसका नाम आता है खिज्र खां। तो इसका संस्थापक खिज्र खां था, दिल्ली को राजधानी बनाया था इसने, है ना। सैयद वंश के पहले शासक थे खिज्र खां और दिल्ली को राजधानी बनाया था। सैयद के बाद लोधी वंश आता है दोस्तों। लोधी वंश का संस्थापक जो था ये अफगानी थे दोस्तों। लोधी वंश जो था ये अफगानी वंश था, याद रखना है। अफगानी वंश था, है ना। अफगानी वंश था। ये सामने के जितने भी थे ये तुर्क थे, लेकिन ये अफगान था। तो क्वेश्चन आ सकता है कभी भारत में पहला अफगानी शासक कौन था, वंश कौन सा था? तो लोधी वंश था। और इसको शुरू किसने किया था? बहलोल लोधी ने शुरू किया था। बहलोल लोधी ने शुरू किया था, इसको राजधानी दिल्ली बनाया था। तो दिल्ली बनाया था। तो लोधी वंश से समझ में आया क्या? लोधी वंश दिल्ली का प्रथम अफगानी शासक परिवार लोधियों का ही था। वे अफगानी कबीले के थे, है ना। अफगानी कबीले के थे। और बहलोल लोधी इसका संस्थापक था। दिल्ली इसकी राजधानी थी। खत्म। तो ये दिल्ली सल्तनत में 5 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से दिल्ली सल्तनत फिर समाप्त हो जाता है और 1526 में मुगल साम्राज्य शुरू होता है। तो इसकी ट्रिक याद रख लेना है और एक क्रम याद रखना है ना। क्रम याद रखना, किसने शुरू किया याद रखना, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बात करते हैं संगम वंश की दोस्तों। तो संगम वंश, इस वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में की थी। 1336 ईस्वी में की थी दोस्तों। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसलिए संगम वंश कहलाया। हरिहर एवं बुक्के के पिता का नाम संगम था, इसलिए संगम वंश, इसी के पिता के नाम पे संगम वंश पड़ा दोस्तों। इसका प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। हरिहर और प्रथम था दोस्तों, है ना। हरिहर प्रथम था दोस्तों। 1336 ईस्वी में शुरू हुआ और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी इन्होंने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना
स्थापना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने की थी और हम्पी को राजधानी बनाया था। हम्पी को राजधानी बनाया था इन लोगों ने। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, हम्पी, लेकिन यहाँ विजयनगर लिखा हुआ है, तो विजयनगर साम्राज्य था, उसकी राजधानी हम्पी थी। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है संगम वंश का संस्थापक कौन था, तो हरिहर और बुक्का। क्वेश्चन आता है विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो हम्पी थी, हम्पी है ना, हम्पी थी, कर्नाटक तरफ हम्पी थी। खत्म, बात करेंगे। देखो उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जब ये संगम वंश शुरू हुआ तो संगम वंश के साथ ही संगम वंश के पतन के बाद, यानी संगम वंश शुरू हुआ और संगम वंश के पतन के बाद और संगम वंश जब चल रहा था उसी टाइम पे उस क्षेत्र में चार शासक उभरे। तो अपन बोल सकते हैं एक का नाम था संगम वंश, दूसरे का नाम था सालुव वंश, तीसरे का नाम था तुलुव वंश और चौथे का नाम था आरवीडू वंश। तो ये चार उभरे दोस्तों, ये चार वंश उभरे। तो अपने को चार वंश पता होना है, दक्षिण भारत में ही थे। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, ये बताया कि जब यहाँ पे संगम वंश शुरू हुआ तो संगम वंश की ही शाखा चार के रूप में निकली और चार राजाएं नीचे शासन कर रहे थे, चार वंश नीचे शासन कर रहे थे, चार वंश शासन कर रहे थे, तो ना। तो चार कौन से थे? संगम वंश, जिसका संस्थापक कौन था? हरिहर एवं बुक्का, जिसने ये जो संगम वंश था इसने 1336 से लेके 1485 तक के शासन किया, है ना। उसके बाद यहाँ पे 1485 से लेके 1505 तक के इसने शासन किया सालुव वंश ने, और उसके बाद 1505 से लेके 1570 तक के इसने शासन किया। उसके बाद 1570 से लेके 1650 तक के ये लास्ट वाले ने शासन किया। तो ऐसे चार निकले थे यहाँ पे, चार थे, तो नाम बदलते गया। तो सबसे पहले संगम वंश आया, तो इसकी राजधानी याद रखना है विजयनगर, मैंने बताया था हम्पी। दूसरी बात करेंगे सालुव वंश की, सालुव वंश जो था विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला द्वितीय राजवंश था, जिसको शुरू किया था नरसिंह ने। जिसको शुरू किया था किसने? नरसिंह ने। नरसिंह सालुव नाम था उसका, नरसिंह सालुव ने शुरू किया था और इसकी राजधानी थी विजयनगर। इसकी भी राजधानी इसने विजयनगर बनाया दोस्तों, है ना। सालुव वंश जिसकी राजधानी विजयनगर इसने बनाया। उसके बाद आया था दोस्तों तुलुव वंश का संस्थापक था वीर नरसिंह। 1505 से लेकर 1570 तक शासन किया। इसकी राजधानी भी क्या थी? विजयनगर थी। याद रखना है। उसके बाद चौथा आता है जिसका नाम था, पांचवा आता है जिसका नाम था आरवीडू वंश को शुरू किया था तिरुमल ने। तिरुमला, इसका ऐसा नाम भी मिलता है कई जगह, कई बुकों में लिखा हुआ है तिरुमल डबल्ला है, लेकिन तिरुमल बोल सकते हैं अपन। और पेनुकोंडा को राजधानी बनाया था इसने। किसको राजधानी बनाया था? पेनुकोंडा को राजधानी बनाया था, है ना। पेनुकोंडा कई बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है, गोंडा भी लिखा है दोस्तों, पेनुकोंडा या पेनुगोंडा लिखा हुआ है। कहाँ पे था? आंध्र प्रदेश तरफ। कहां पे था? आंध्र प्रदेश तरफ, है ना। तो ये याद रख सकते हैं। तो ये चार याद रखना है, जो चार मैंने बताया, चार संगम वंश, सालुव वंश, तुलु वंश और अरवीडू वंश। इसके बारे में एक और बार काम की चीज सुन लीजिए, है ना। तो सबसे पहले पूछेगा संगम वंश, तो इस वंश का संस्थापक, संगम वंश का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, और हम्पी पूछ सकता है ना। और कब शुरू हुआ था? 1336 में। नेक्स्ट बात करेंगे सालुव वंश, तो ये विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला द्वितीय राजवंश था, जिसकी स्थापना नरसिंह ने की थी। जिसकी स्थापना किसने की थी? नरसिंह ने की थी 1505 में। और इसी वंश का शक्तिशाली शासक हुआ था कृष्णदेव राय। सालुव वंश का शक्तिशाली शासक हुआ था कृष्णदेव राय, याद रखना है, महान शासक। उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट वंश कौन सा है? अरवीडू एक चीज गलत बता दिया दोस्तों मैंने। तुलुव वंश जो है इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी, और तुलु वंश का ही शक्तिशाली शासक हुआ था कृष्णदेव राय, है ना। कृष्णदेव राय, ये सही है, कृष्णदेव राय, है ना। कृष्णदेव राय, ये याद रखना है, कृष्णदेव राय। उसके बाद बात करेंगे अरवीडू वंश। तिरुमल था इसका, है ना। अरवीडू हिंदू धर्म का अंतिम राजवंश था दोस्तों। ये दक्षिण भारत में विजयनगर पर राज किया इसने, है ना। हिंदू साम्राज्य था इसका, हिंदू धर्म का अंतिम राजा बोलते हैं इसको। इधर साइड अंतिम था दक्षिण में। और तिरुमल देव राय, है ना, तिरुमल देव राय नाम था इसका, तिरुमल देव राय, जिसने पेनुकोंडा को बनाया था, ये आंध्र प्रदेश तरफ। अब बात करते हैं नेक्स्ट
बहमनी वंश, बहमनी वंश। तो दोस्तों बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी, है ना। इसने अपना राज्याभिषेक करवाया और इसकी स्थापना करी, और इसने अपनी राजधानी गुलबर्ग क्या लिखा है, गुलबर्गा नहीं, गुलबर्गा गुलबर्ग ही बोलेंगे उसको, गुलबर्ग ही को बनाया था दोस्तों, गुलबर्ग, है ना। कई बुकों में गुलबर्ग ही लिखा हुआ है, कई बुकों में गुलबर्ग लिखा हुआ है, गुलबर्ग। यहाँ पे आ की मात्रा लगी है, गुलबर्ग। हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है मेरे दोस्तों, लेकिन पढ़ लो, है ना, तो समझ लो। आपको तो आती है, मेरे को नहीं आती। तो बात करें गुलबर्ग राजधानी बनाया था, और बाद में स्थानांतरित करके राजधानी को बीदर ले गया था, बीदर ले गया था, है ना। बाद में राजधानी स्थानांतरित हुई और बीदर स्थानांतरित कर दी गई थी, इसलिए दो नाम लिखे हैं यहाँ पे। तो पहले गुलबर्ग थी, फिर बीदर स्थानांतरित हो गई थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू था और गुलबर्ग या बीदर उसकी राजधानी थी, याद रखना है, गुलबर्ग या बीदर उसकी राजधानी थी। बात करते हैं आदिल शाही वंश। आदिल शाही वंश दोस्तों, आदिल शाही वंश को ही बीजापुर सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इसी को बीजापुर सल्तनत के नाम से जाना जाता है। दक्कन का एक राजवंश था दोस्तों, ये दक्कन का एक राजवंश था, है ना। तो दोस्तों जो बहमनी सल्तनत का एक प्रांत हुआ करता था, ये भी बहमनी सल्तनत जो था, ये अभी ऊपर पढ़े, उसका एक प्रांत हुआ करता था, जिसका सूबेदार यही था, यूसुफ आदिल शाह, जिसका सूबेदार यही था, यूसुफ आदिल शाह। तो इसी ने ही बीजापुर को स्वतंत्र घोषित कर दिया, कब, 1490 में। इसी ने ही बीजापुर को 1490 में स्वतंत्र घोषित कर दिया और आदिल शाही वंश की स्थापना करी, और आदिल शाही वंश की स्थापना करी दोस्तों, आदिल शाही वंश की स्थापना करी 1490 में, है ना। और उसके बाद में फिर इसका पतन कब होता है, 1686 में औरंगजेब ने इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया, है ना। इस वंश को खत्म करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो अपन को इतनी याद रखना है, आदिल शाही वंश का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था, यूसुफ आदिल शाह था, और बीजापुर को इसने राजधानी बनाया था, बीजापुर को इसने अपनी राजधानी बनाया था, बीजापुर को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों, है ना, बीजापुर को अपनी राजधानी बनाया था। समझ में आ गया, आदिल शाही वंश, है ना, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर को राजधानी बनाया था। बात करेंगे निजाम शाही वंश की। निजाम शाही वंश, तो निजाम शाही वंश भारत के दक्कन में ही था दोस्तों, ये भी दक्कन में था। अहमदनगर राज्य के में शासन किया है इसने, अहमदनगर में शासन किया है 1490 से लेके 1633 तक के, 1633 तक के इसका अधिकार रहा है। इसका संस्थापक था मलिक अहमद, इसका संस्थापक था मलिक अहमद। इसका संस्थापक कौन था, मलिक अहमद था, मलिक अहमद, है ना। जो बहमन ये जो बहमन था दोस्तों, ये बहमन वंश था, ये इसके गवर्नर के रूप में इधर साइड था, ये अहमदनगर तरफ इसके गवर्नर के रूप में था, और बाद में फिर इसने स्वतंत्र घोषित कर लिया और स्थापना कर दी दोस्तों। तो निजाम शाही वंश का स्थापना मलिक अहमद ने किया था, और अहमदनगर उसकी राजधानी थी, अहमदनगर, हाँ, अहमदनगर की स्थापना की, अहमदनगर की स्थापना की, और अहमदनगर को राजधानी बनाकर बाद में इसने अपनी अहमदनगर से राजधानी शिफ्ट करा था और जुन्नार को बनाया था, जुन्नार को शिफ्ट करा था दोस्तों। और इसके झंडे पर कुरान की आयत खुदी हुई थी, और इनके जो झंडा था दोस्तों, निजाम शाही वंश का जो झंडा था उसमें कुरान की आयत खुदी हुई थी, याद रखना है। तो ये याद रखना है, निजाम शाही वंश का संस्थापक मलिक अहमद, अहमदनगर को राजधानी बनाया था। उसके बाद है इमाद शाही वंश की स्थापना फतेह उल्लाह इमाद शाह ने की थी, इमाद शाह ने किया था। फतेह उल्लाह इमाद उल मुल्क ने की थी, उसका पूरा नाम था फतेह उल्लाह इमाद उल मुल्क ने की थी 1490 में। यह वंश दक्कन की सुल्तानों में से एक था, दक्कन तरफ ही था ये, और दक्कन के सुल्तानों में से एक था दोस्तों। और इसने अपनी राजधानी को क्या, बरार को बनाया था, बरार जो क्षेत्र है ना। तो बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद इसने स्थापना किया था, बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद बरार में इमाद शाही वंश ने कई शताब्दी तक, यानी नहीं, एक शताब्दी तक से ज़्यादा समय तक के क्षेत्र पर शासन किया है दोस्तों। तो अपने को आ सकता है क्वेश्चन, यह पता रहना चाहिए, इमाद शाही वंश का संस्थापक क्या था, फतेह उल्लाह इमाद उल मुल्क, है ना। तो उसका नाम ये भी है, फतेह उल्लाह इमाद शाह। नेक्स्ट बात करें कुतुब शाही वंश। कुतुब शाही वंश को देख लो। कुतुब शाही वंश, जो कुतुब शाही वंश है, इसने 1518 से लेके 1687 तक के शासन किया है दोस्तों, है ना। तो अपन बोल सकते हैं इस वंश की शुरुआत 1518 में हुई थी। 1518 में
कुली कुतुब शाह के द्वारा गोलकुंडा है ना, गोलकुंडा में की गई थी, जो कि एक तुर्की अधिकारी था, तुर्क लोग थे दोस्तों, जो कि एक तुर्की अधिकारी था। वह बहमनी वंश के सुल्तान महमूद शाह तृतीय और उसके उत्तराधिकारी महमूद शाह के राज्यकाल में बहमनी के का ही एक उनके यहाँ पे काम करता था दोस्तों, हकीम था, उनके यहाँ एक हकीम था। फिर इसने ही अपना नया साम्राज्य शुरू किया, उसका नाम रखा कुतुब शाही वंश। तो कुतुब शाही वंश का संस्थापक कुली कुतुब शाह था। गोलकुंडा को राजधानी बनाया था। इसी वंश का एक सुल्तान हुआ था दोस्तों, जिसका नाम था कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, है ना। कुली कुतुब शाह ये पांचवा शासक था, उसका भी नाम वही था, है ना। इसने ही 1591 में चार मीनार का निर्माण करवाया था, है ना। चार मीनार का निर्माण कराया था। तो अपने को पता होना, जो हैदराबाद में चार मीनार है, उसका निर्माण 1591 में नहीं, 1591 में कुली कुतुब शाह जो कुतुब शाही वंश का पांचवा शासक था, उसने करवाया था, है ना। तो चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था, याद रखना है। तो समझ में आ गया, कुतुब शाही वंश, कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा। अब बात करेंगे अगला, बरीद शाही वंश। ये बरीद शाही वंश था दोस्तों, ये एक छोटे से राज्य जो था बीदर में उभरा, है ना। बीदर, इसकी राजधानी भी बीदर थी, है ना, तो अपन बोल सकते हैं बीदर शाही वंश का संस्थापक अमीर अली बीदर था। बीदर नहीं है, बरीद, है ना, अमीर अली बरीद था दोस्तों, अमीर अली बरीद था, है ना। बरीद परिवार के सदस्य मुस्लिम थे ये भी, और ये बहमनी वंश के सुल्तान के मंत्री थे। जो बहमनी साम्राज्य के सुल्तान हुआ करते थे, उनके मंत्री थे, और उन्होंने ही इधर साइड दक्षिण में एक बना लिया, यानी स्थापना कर दी, नई शुरू कर दी। तो बरीद शाही वंश जिसका संस्थापक कौन था पूछा जाएगा, 1430 में स्थापना किया था, उसका नाम था अमीर अली बरीद, और बीदर को इसने राजधानी बनाए थे, ये याद रखना है, बीदर को, है ना, बीदर को। अगला बात करेंगे सारकी वंश। इसकी शुरुआत मलिक सरवर ने की थी दोस्तों, तो मलिक सरवर राजवंश का पहला शासक था, जो तुगलक के अधीन वजीर था। जो तुगलक राजवंश था, अभी ऊपर पढ़े अपन, तुगलक वंश, उसके अधीन एक वजीर था दोस्तों, उसके अधीन क्या था? एक वजीर था, है ना, वजीर था। तो मलिक सरवर राजवंश का पहला शासक यही था, मलिक सरवर, ये सारकी वंश का पहला शासक था, और ये वजीर था तुगलक के टाइम पे। तो इसने खुद को जैनपुर में एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर लिया था, और अवध और गंगा यमुना के आजू बाजू वाले हिस्से पर अधिकार कर लिया था। जैनपुर सल्तनत के नाम से बाद में ये इस्लामिक राज्य बना। 1394 से लेके 1479 तक के ये रहा। देखो ज़्यादा चीज़ बता रहा हूँ आपको, तो इतनी चीज़ें याद रखना है, काम की बात। तो अब याद रखना, ये सरकी वंश का संस्थापक मलिक सरवर था, जैनपुर को इसने राजधानी बनाया था। मुगल वंश की बात करते हैं दोस्तों। मुगल वंश के बारे में तो आप जानते हैं, मुगल साम्राज्य, ये एक इस्लामिक तुर्की मंगोल साम्राज्य था। ये एक इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था, और इसके संस्थापक बाबर ने किया था, दिल्ली और आगरा को राजधानी बनाया था। तो दोस्तों 1526 में पानीपत का जब युद्ध हुआ था, है ना, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया, और मुगल साम्राज्य की शुरुआत करी थी दोस्तों। और जो मुगल वंश शुरू हुआ था दोस्तों 15वीं शताब्दी में, यार 1526 से लेके 19वीं शताब्दी तक चला दोस्तों, 19वीं शताब्दी तक चला। जो 1857 क्रांति हुई थी, वहां तक चला दोस्तों ये मुगल साम्राज्य, है ना, मुगल साम्राज्य।
तो अपन बोल सकते हैं मुगल साम्राज्य शुरू हुआ था 1526 में। 1526 में शुरू हुआ। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। कौन था? बाबर, याद रखना, बाबर था, है ना। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे दोस्तों, तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक और 19वीं शताब्दी के मध्य तक चला और समाप्त हो गया। तो इनने समय समय पर अलग अलग राजधानी बनाए, है ना। तो इसने राजधानी सबसे पहले आगरा को बनाए थे, फिर फतेहपुर सीकरी को राजधानी भी बनाया गया है अकबर के टाइम पे, है ना। फिर लाहौर को राजधानी भी बनाया गया है, फिर आगरा को राजधानी भी बनाया गया है, दिल्ली को राजधानी भी बनाया गया है, और सहजहानाबाद भी एक राजधानी थी दिल्ली के बाद। सहजहानाबाद भी एक राजधानी थी दिल्ली के बाद। तो मुगल वंश से इतना ही बाबर ने स्टार्ट किया था, याद रखना है। अगला बात करेंगे भोंसले वंश। भोंसले वंश जो था दोस्तों, महान मराठा शासक शिवाजी का वंशज था। मराठा शासक शिवाजी का वंशज था। इनने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाए थे। इसने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाए थे। इस वंश ने वर्तमान महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र पर शासन किया है दोस्तों 8वीं शताब्दी के मराठा महासंघ में अग्रणी रहे हैं ये, और इतना याद रखना है बस। तो किसने शुरू किया था कभी पूछा जा सकता है ना। तो भोसले वंश को शुरू किया था दोस्तों बरार के रघुजी भोसले के द्वारा शुरू किया गया था। रघुजी भोसले के द्वारा शुरू किया गया था 1330 में, 1730 में शुरू किया गया था। तो जो छत्रपति शिवाजी भोसले थे दोस्तों, ये भी यही वंश के थे, है ना। यही वंश के थे, आप तो जानते होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो यही वंश के थे, महान राजा एवं बस इतने याद रखें, काम की चीज़ जो बता दिया मैंने। भोसले वंश शिवाजी ने शुरू किया रायगढ़ राजधानी। ये शिवाजी का वंशज था दोस्तों, देखो ये शिवाजी का वंशज था, इसलिए यहाँ पे शिवाजी का नाम दिया हुआ है। लेकिन भोंसले वंश को शुरू किसने किया था? रघुजी भोसले ने 1730 में शुरू किया था। तो अगर पेपर में जैसा आएगा वैसा देना है। भोसले वंश पूछेगा किसने शुरू किया? रघुजी भोसले ने 1730 में। और अगर पूछता है संस्थापक कौन थे, तो शिवाजी के वंशज थे, तो शिवाजी लगा सकते हैं। और रायगढ़ राजधानी बनाए थे इनने। बात करते हैं हैदराबाद के स्वतंत्र निजाम की, है ना। तो हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ थे दोस्तों। इनका पूरा नाम था इसका पूरा नाम था निजाम उल मुल्क आसफ, है ना। ये मुगल सम्राट फर्रुख सियर के दरबार में शक्तिशाली सदस्य था ये, है ना। ये मुगल सम्राट जो था फर्रुख सियर, उसके दरबार में शक्तिशाली सदस्य था। तो उसने ही हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और यहाँ पे स्थापना करी। तो निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद का पहला निजाम यही था दोस्तों। भाई पूछा हैदराबाद का पहला निजाम कौन था, तो यही था, है ना, जिसका नाम था निजाम उल मुल्क, है ना। हैदराबाद के पहले निजाम थे। और मुगल सम्राट औरंगजेब के अधीन एक कुलीन के रूप में शुरुआत की थी इन्होंने। देखो, मुगल सम्राट औरंगजेब के अधीन एक कुलीन के रूप में शुरुआत करी थी। बाद में जब फर्रुख सियर का शासन आया मुगल सम्राट में, है ना, तो इसने स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। और बस तो उसके बाद ये फर्रुख सियर के टाइम पे मुगल प्रांत में गवर्नर था, और बाद में इसने स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। स्वतंत्र राज्य, तो हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य की स्थापना निजाम उल मुल्क ने की थी, और हैदराबाद राजधानी थी। तो हैदराबाद का प्रथम निजाम थे। तो इस तरीके से मैंने शॉर्टकट में पूरी चीज़ बताने की कोशिश किया हूँ। इस तरीके से प्राचीन भारत के राजवंश, देखो यहाँ पे प्राचीन भारत के राजवंश, मध्यकालीन भारत के राजवंश और आधुनिक भारत के राजवंश मैंने डिस्कस करने की कोशिश की हूँ धमाकेदार तरीके से। डिटेल में भी बताने की कोशिश किया हूँ, लेकिन आपको काम की चीज़ें याद रखना है। ज़्यादा चीज़ें पता रहती है तो कम चीज़ें याद हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस तरीके से मेरा मॉडर्न हिस्ट्री लूसेंट की बुक से सारा मैंने कंप्लीट करा दिया हूँ। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट जरूर करना कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।